साल 2012 मायावती के जाने के बाद यूपी को मिलता है अब तक का सबसे नौजवान युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो अपने पिता और चाचा के सहयोग से मात्र 38 साल की उम्र में ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और क्योंकि अखिलेश का परिवार एक मजबूत राजनीतिक पकड़ रखता था, इसलिए अखिलेश के लिए ये पद संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। यूपी का सीएम बनते ही सबसे पहले अखिलेश ने प्रशासनिक नियंत्रण और विभागों का बंटवारा किया, जिसमें सरकार में मजबूत पकड़ रखने के लिए सारे मुख्य विभाग जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आबकारी और शिक्षा जैसे 50 महत्वपूर्ण विभाग अखिलेश ने अपने पास रखे और बाकी के विभाग अखिलेश ने अपने पिता को ही कॉपी करके बांट दिए। यानी कि जब 2003 में मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे तो उस समय उन्होंने जो विभाग जिसको दिया था लगभग सेम ही अखिलेश ने भी वही किया। जैसे मोहम्मद आजम खान को संसदीय कार्य, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग सौंपा गया। शिवपाल सिंह यादव को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और सहकारिता विभाग सौंपा गया। अहमद हसन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला। अंबिका चौधरी राजस्व मंत्री बनी। और इसी प्रकार जिस तरह से मुलायम की सरकार ने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया था, सेम अखिलेश ने भी दोबारा उन्हीं को मौका दिया। इसके साथ ही अखिलेश ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन एक गलती हो गई जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले उनके अच्छे कार्यों को देख लेते हैं। अखिलेश के कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को माना जाता है। लगभग 13,000 करोड़ की लागत में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे लगभग 302 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा है, जो भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन तक का भी हो सकता है। इसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई है, जो आगरा के इनर रिंग रोड से शुरू होकर लखनऊ के पास मोहन रोड SH40 पर समाप्त होता है और जो 10 जिलों से होकर गुजरता है। इसके साथ ही इस पर आपातकाल में लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए एयर स्ट्रिप की भी व्यवस्था की गई है, जिसका भारतीय वायुसेना ने सफल परीक्षण किया है। इसी कारण इसको अखिलेश यादव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इसके साथ ही लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की थी। 2013 में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने बजट में लखनऊ मेट्रो परियोजना की घोषणा की। 2014 में मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने फेज 1A को मंजूरी दी और फाइनली 5 सितंबर 2017 को लखनऊ मेट्रो का पहला व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ। हालांकि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन मेट्रो कार्य का अधिकांश भाग अखिलेश सरकार में ही पूरा हो चुका था। इसके साथ ही अखिलेश की सरकार ने 10वीं और 12वीं पास लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप बांटे, जो कि उस समय देश की सबसे बड़ी लैपटॉप वितरण परियोजनाओं में से एक थी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डायल 1090 की शुरुआत की, जिसमें कोई भी महिला बिना थाने जाए उत्पीड़न और छेड़छाड़ का शिकायत दर्ज करा सकती थी, जो उस समय महिलाओं के लिए काफी सहयोगी सुविधा थी। इसके साथ ही यूपी 100 और 108 में भी काफी सुधार किए, जिससे पुलिस और स्वास्थ्य सहायता को पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान बनाया गया। और भी कई परियोजनाओं पर अखिलेश सरकार ने कार्य किए, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती अखिलेश सरकार ने की वो थी राज्य में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण स्थापित नहीं कर पाए। राज्य में शांति बनाने के लिए अखिलेश सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अखिलेश सरकार में हर साल लगभग 200 से अधिक दंगे हो रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुजफ्फरनगर दंगे को माना जाता है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत को सरकार ने माना था। वैसे तो ये संख्या 100 प्लस थी और लगभग 50,000 लोगों को अपने अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा और आज तक उनकी घर वापसी नहीं हुई। तो मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्य कारण क्या था। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवक साइकिल से जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी साइकिल शाहनवाज नाम की एक मुस्लिम लड़की से टकरा गई, जिससे दोनों में बहस होने लगा और धीरे धीरे बहस इतना बढ़ गया कि शाहनवाज पास की दुकान से छुरा लेकर सचिन को मारने के लिए आता है, लेकिन सचिन ने शाहनवाज से छुरा छीनकर उल्टा उसे ही मार दिया। और जब आसपास के लोगों ने खून देखा तो शाहनवाज की पहचान वाले मुस्लिमों ने सचिन और गौरव को पीट पीट कर मार डाला। ये तो हो गई एक पक्ष की बात। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि शाहनवाज बदमाश किस्म का आदमी था और स्कूल से आते समय उसने गली में सचिन की बहन को छेड़ दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर बौखलाए सचिन और गौरव शाहनवाज को मारने के लिए जाते हैं और उसे जान से मार कर भाग रहे होते हैं। तभी चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं और वहीं पर पीट पीट कर मार देते हैं। अब इन दोनों वाक्यों में जो भी सच हो, लेकिन ये तो सच है, पहले सचिन और गौरव दोनों शाहनवाज को मार देते हैं, फिर स्थानीय लोग सचिन और गौरव को पीट पीट कर मार देते हैं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पर प्रशासन को चाहिए था दोनों समुदायों से मिलकर शांति समझौता करना, लेकिन प्रशासन लापरवाही करती है, तत्काल एक्शन नहीं लेती, जिससे दोनों पक्षों में अंदर ही अंदर बदले की भावना पनप रही थी। जिसके बाद 30 अगस्त 2013 को जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने मुजफ्फरनगर शहर में एक जनसभा किया, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने इस हत्या पर खुलकर भड़काऊ भाषण दिए। जिसके बाद 7 सितंबर 2013 को हिंदू
हिंदुओं ने भी वहाँ पंचायत बुलाई जिसमें करीब 1 लाख लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर भी भड़काऊ भाषण दिए गए। और पंचायत खत्म होने के बाद जब लोग वापस लौट रहे थे तो जौली नहर के पास मुस्लिमों ने भीड़ पर हमला बोल दिया, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से लोग मारे गए थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में विशाल सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर 2 घंटे में सुनने को मिलता था, कभी मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया, कभी हिंदुओं ने मुस्लिम बस्तियों पर हमला बोल दिया, घरों को जला दिया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, जिसे देखते हुए लगभग 40 से 50 हजार लोग रातों रात अपनी घर संपत्ति छोड़कर भाग रहे थे और टेंटों में रहने को मजबूर थे। इस दंगे में हिंदू भी मारे गए, हिंदुओं ने भी पलायन किया, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिमों का पलायन हुआ, जिसमें ज्यादातर लोग अपने घर वापस नहीं गए और अपने घर को सस्ते दरों में बेच दिया। इलाके में शांति बनाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। इस दंगे में आसपास के इलाके भी प्रभावित हुए थे, जैसे मुजफ्फरनगर से सटे शामली में भी इस दंगे का काफी गहरा असर हुआ था। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। कई मौतें हुई और कितनों की तो लाशें भी नहीं मिली। ये दंगा अखिलेश सरकार का सबसे बड़ा फेलियर था। हद तो तब हो गई जब दिसंबर के कड़ाके ठंड में दंगे से पीड़ित लोग टेंटों में मर रहे थे और अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई में महोत्सव का आनंद ले रहे थे और बॉलीवुड के कलाकारों का नृत्य देख रहे थे, जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसी महान हस्तियां परफॉर्म कर रही थीं, जिन्हें चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया था। जिस पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने सफाई दिया कि इस महोत्सव का बजट कम ही था। जो पैसा उस समय टेंटों में ठंड से कांप रहे लोगों के राहत सामग्री पर लगाना चाहिए था, उसे अखिलेश यादव ने अपने गांव में महोत्सव कराकर कलाकारों को नचाने में खर्च कर दिया। इसके बाद 25 जुलाई 2014 को ईद के दिन सहारनपुर में एक विवादित जमीन को लेकर सिख और मुस्लिम समुदाय में हिंसक झड़प हुई, जो बाद में एक सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया। इसके साथ ही 2014 के अखिलेश सरकार में एक और घटना हुई, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और हिंसक घटनाओं में से एक है। तो घटना कुछ इस प्रकार थी। रामवृक्ष यादव नाम के एक व्यक्ति ने मथुरा में धरने के नाम पर 200 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर अपने समर्थकों के साथ मिलकर उस 200 एकड़ की जमीन पर अपनी खुद की सरकार चलाने लगा। उसके अंदर बाहरी लोगों और आम पुलिस वालों का प्रवेश करना तक मना था। रामवृक्ष यादव वहां खुद की अदालत लगाता था और लोगों को सजा देता था और अपनी खुद की सेना भी तैयार कर रखी थी और उस जगह पर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जमा कर रखे थे, सेम जैसे सलार मूवी में दिखाया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में कोई अपनी अलग ही सरकार चला रहा था और बिना राजनीतिक सहयोग के कैसे संभव हो सकता है। क्या इसके बारे में अखिलेश यादव को कोई खबर नहीं थी या रामवृक्ष यादव को उनका खुला सपोर्ट था? बाद में अदालत के फटकार के बाद जब पुलिस उन्हें हटाने गई तो रामवृक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 29 लोगों की जान गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और खुद रामवृक्ष यादव भी शामिल था, जिसके बाद जवाहर बाग अवैध कब्जे से मुक्त हुआ। इतना ही नहीं, अखिलेश की सरकार में इतने कांड हुए कि एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। दादरी कांड, बदायूं रेप कांड, बुलंदशहर रेप कांड, यादव सिंह का भ्रष्टाचार, बुंदेलखंड की क्राइसिस, आईजी अमिताभ ठाकुर का मुद्दा, माइनिंग माफिया को लेकर अखिलेश सरकार चुप रही। अखिलेश के मंत्री ने पत्रकार जगेंद्र सिंह को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था कि पत्रकार ने राममूर्ति सिंह वर्मा के कथित भ्रष्टाचार, अवैध खनन और भूमि कब्जों के खिलाफ खबरें और फेसबुक पोस्ट लिखे थे। अखिलेश सरकार में यूपी का वैसा ही हाल था जैसा लालू राज में बिहार का था। हर साल लगभग 200 दंगे, अवैध खनन, अवैध कब्जा, रेप, लूट, किडनैपिंग, वसूली आम बात थी। और ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म या विशेष जात को टारगेट किया जाता था। जब दंगा होता है तो सभी धर्म और जात के लोग मारे जाते हैं। बस अखिलेश की सरकार थी तो उनके मंत्री आजम खां बाद में थाने पर फोन करके अपने लड़कों को छुड़ा लेते थे। अब 2027 का चुनाव आ रहा है तो सोचा आपको याद दिला दूं। बहुत से लोग तैयारी करके बैठे हैं, बस इस सरकार के जाने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सरकार हटे और यूपी में फिर से जंगल राज की स्थापना हो, जिसका फैसला आपके एक वोट से तय होगा। हो सकता है कि आपको योगी सरकार से भी कुछ शिकायतें हों, लेकिन जब बहुत बुरे और कम बुरे में से किसी एक को चुनना होता है तो हमेशा कम बुरे को चुना जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अखिलेश को जिताकर यूपी को दोबारा से जंगल राज में तब्दील करना है या योगी को जिताकर राज्य में शांति बनाए रखना है।